नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी मिश्रा और मैं आज आपके यूट्यूब चैनल लव यू ज़िंदगी में आपका स्वागत करती हूँ। तो मैंने इसके पहले 2 व्याकरण वर्णमाला व विराम चिन्ह से जो 2 वीडियो डाला है वो आप देखिए। और मैं उसके बाद आज ये मेरा तीसरा वीडियो है वर्णमाला व विराम चिन्ह का। मैं एक सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की है या कहें शुरू की है हिंदी व्याकरण को लेकर, जिससे आपके जितने भी जो है एग्ज़ाम हैं एलटी गेट, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, इन सभी में जितने भी व्याकरण पूछे जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऐसे ही होते हैं और इसी में से पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा इस सीरीज़ को। ये सीरीज़ सिर्फ मैंने व्याकरण की अभी शुरू की है, उसके बाद मैं आपको हिंदी साहित्य और फिर काव्य शास्त्र या पाश्चात्य काव्य शास्त्र इन सब पे लेके आऊँगी। लेकिन जो मैं आपको सबसे पहले व्याकरण इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि हमारा जो वेस है ये हर एग्ज़ाम में सेम ही पूछा जाता है, तो इसलिए मैं इसको जो है पहले शुरू कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो हमारा आज का प्रश्न है 98, कौन सा वर्ण घोष नहीं है ना। हमारा 98 का प्रश्न है कि कौन सा वर्ण हमारा घोष नहीं है। तो आपको र, त, र हो गया, त हो गया, स हो गया और ड हो गया। र, ड, स और ड। तो इसमें से हमारा कौन सा सही है जो वर्ण घोष नहीं है, तो ये हमारा त जो है वो हमारा सही है। ठीक है। फिर उसके बाद 99 प्रश्न है। तो 99 किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। 99 में हमारा था किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। पहला, स्वर के बाद आने वाले नासिक ध्वनियों को। दूसरा, स्वर रूप से उच्चरित ध्वनियों को। तीसरा, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियों को। चौथा, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियों को। इनमें से कौन सा ऐसा आंसर है जिसमें उत्तर है जिसमें अनुस्वार है। तो हमारा सबसे उत्तर सही है पहला, कि स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को हम अनुस्वार कहते हैं। हमारा जो है ये 100वां प्रश्न है कि किस शब्द में री स्वर नहीं है। तो देखिए, कृपा, कृष्णा, दृष्टि, रिवाज। तो ये सबसे सरल प्रश्न है कि ये जो रिवाज है इसमें री नहीं है। हमारा 101 प्रश्न नंबर 101 में देखिए आप लोग, किस शब्द में री स्वर नहीं है। किस शब्द में री स्वर नहीं है। कृपा, कृष्णा, दृष्टि और आज। तो इनमें किसमें री नहीं है, री स्वर। तो आपको अच्छे से पता है कि आज में री नहीं है। हमारा प्रश्न नंबर 102 है हमारा प्रश्न नंबर। उसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन से हैं। य, च, त और उ। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, दंत ध्वन। मैंने बताया था त वर्ग के सभी हमारे क्या होते हैं, दंतव्य होते हैं। तो ये हमारा त सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा है ड, घ। प्रश्न नंबर 103 में हमारा है घ। तो घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। 103 का पूछा जा रहा है घ का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको मूर्धा, कंठ, ताल, दंत। तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर, मूर्धा, कंठ, ताल, दंत। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कंठ। उसके बाद आप देखिएगा हिंदी प्रश्न नंबर 104 में हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम, ये सब शब्दों का सही क्रम क्या है। तो इसमें सब क्या होगा, पहला है हमारा संतान, सकल, सचल, सक्षम। दूसरा है सकल, संतान, सचल, सक्षम। तीसरा है सकल, संचल, सचल, संतान, सक्षम। फिर चौथा है संतान, सकल, सक्षम, सचल। तो इसमें हमारा ये जो प्रश्न नंबर डी है, संतान, सकल, सक्षम, सचल, ये हमारा हो जाएगा सही उत्तर। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे देखिए कि निम्न
निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से? प्रश्न नंबर 105 क्या पूछे? निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? थ, क, व और ज। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? थ हमारा महाप्राण वर्ण है। महाप्राण क्या होता है? 24, मतलब दूसरा और चौथा। उसके बाद देखिए हिंदी शब्दकोश में प्रश्न नंबर 106 में देखिए हिंदी शब्दकोश में अंग और आह किस वर्ण के आते हैं? तो आओ, आ, आह, आ। तो इसमें से हिंदी शब्दकोश में क्या आता है? अ जो है वर्ण के साथ आता है। फिर उसके बाद आप देखिए निम्नलिखित में से 107 प्रश्न नंबर 107 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? इसमें मात्रा नहीं है। इसमें है कारखाना पहला, अमिताभ दूसरा, कलरव तीसरा और चहचहाना चौथा। तो ये बहुत सबसे आसान प्रश्न है कि कलरव में कोई भी मात्रिक अमात्रिक है, उसमें कोई भी मात्रा नहीं है। अब यहाँ पे आएगा हमारा प्रश्न नंबर 108। 108 में पूछा जा रहा है अयोग वाह कहा जाता है? अयोग वाह कहा जाता है विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को। तो आपको अच्छे से पता है जो विसर्ग है वो हमारा अयोग वाह है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। टवर देखिए इस प्रश्न को आप सब हर एग्ज़ाम में देखेंगे। ऐसे कोई भी देखिए यूपी टेट में आया है, यूपी यूजीसी नेट में आया है, मतलब ये सारे जो प्रश्न हैं ना किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप ये मत सोचिए कि इसमें से ये बहुत देखिए जो चीज़ें सरल लगती हैं अंत में वही हमें जो है थोड़ा हमारे लिए घातक साबित हो जाती है। तो आप ये भले ही वर्णमाला और विराम चिन्ह है सबसे पहले है, आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, लेकिन रिवीजन सबका करना है क्योंकि एग्ज़ाम में या परीक्षा में चाहे कठिन शब्द हो प्रश्न हो चाहे सरल प्रश्न हो, सबके उत्तर सामान्य होते हैं। तो ध्यान से आप लोग इस सीरीज को देखिए। अब ये प्रश्न नंबर 109 ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? कंठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, दंत व्यंजन। तो ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? तो वो होते हैं हमारे मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, अगर आप हाउसवाइफ हो या जो जॉब करते हो तो सिर्फ़ और सिर्फ ये वीडियो अगर आप सुन भी ले रहे हैं 2-3 बार तो आपको फ़ायदेमंद होगी। मैं जब भी कोई चीज़ें मतलब मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो मैं सुनती भी हूँ। मैं अपने काम करते करते अपनी जो भी क्लासेस रहती थी तो मैं खुद से रिकॉर्ड करती थी और उन्हें सुनती थी। तो आप भी ऐसे ध्यान दीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 110 प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो पार्श्विक है, उच्चीप्त है, प्रकम्पित है या संघर्षशील है? तो ये हो जाएगा हमारा पार्श्विक। उसके बाद देखिए हिंदी वर्णमाला में प्रश्न नंबर 111 को देखिएगा। हिंदी वर्णमाला में अ और अह क्या है? हिंदी वर्णमाला में अ और आह क्या हैं? स्वर हैं, व्यंजन है, अयोगमा है, संयुक्त व्यंजन है। तो ये देखिए यूपीएसएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो ये हमारे क्या हैं? अयोगमा हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर हमारा 12 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 12 में पूछ रहे हैं प्रश्न नंबर 12 प्रश्न नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि तब देखिए प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, ख, त्र, श्रुम। तो इसमें से संयुक्त व्यंजन जो है नहीं है तो वो है ख। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 113 निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं है? तो इसमें से ज, र, ह, ख। तो इसमें से जो ज है वो स्पर्श संघर्षी है, जबकि र, श, ह ये सब
नहीं, ये स्वतंत्र काकल्य है, ये हमारा ऊष्म व्यंजन है, ये हमारा अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है। उसके बाद आप देखिए हिंदी वर्णमाला में, हिंदी प्रश्न नंबर 14 को देखिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसमें 33 व्यंजन 33 है, सबको पता ही है। हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? एक बार पहले रिपीटेड प्रश्न है 115। तो शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो वो हमारा क होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए ए के उच्चारण का नाम है। ए के उच्चारण का क्या नाम है? तो प्रश्न नंबर 16 का है तालव्य, दंत, कंठोष्ठ या कंठ तालव्य। तो ए के उच्चारण का है कंठ और ताला। ए हो या आय हो, दोनों का होता है कंठ तालव्य। ठीक है। अब ध्यान दीजिए इधर प्रश्न नंबर 117। प्रश्न नंबर 117 को देखिए आप लोग। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? इसमें से य, ह, र, व। तो इसमें से अंतस्थ कौन सा नहीं है? वो है हमारा हाँ। ठीक है। उसके बाद देखिए अघोष वर्ण कौन से हैं? अघोष वर्ण प्रश्न नंबर 111 में अघोष वर्ण कौन सा है? आ, ज, ह और स। तो ह और स। तो इसमें प्रश्न नंबर 18 का हमारा हो जाएगा स। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 में देखिए आप लोग, प्रश्न नंबर 19 देखिए हिंदी का तालव्य ध्वनियाँ हैं। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? तो च, छ, ज, झ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ या ट, ट, ड, ढ। इसमें से च वर्ग जो है हमारी तालव्य ध्वनियाँ हैं। अब प्रश्न नंबर 20 देखिए कौन सा ध्वनि अल्प प्राण है? कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? ख, ध, थ, त। तो इसमें से जो त है वो हमारा अल्प प्राण है। हिंदी में एक प्रश्न नंबर 121, हिंदी की स्पर्श, अघोष, घोष, महाप्राण, दंत, व्यंजन। हिंदी की स्पर्श, अघोष, घोष, महाप्राण, दंत, व्यंजन ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो ये हमारी हैं थ। ठीक है। आगे देखिए आप लोग हिंदी प्रश्न नंबर 122, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ध्वनियाँ, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनियाँ हैं भ, द, थ, ह। तो इसमें से हमारा भ जो है वो हमारा स्पर्श घोष भी है, महाप्राण भी हैं, ओष्ठ भी और व्यंजन ध्वनियाँ हैं। प्रश्न नंबर 123, प्रश्न नंबर 123 में निम्नलिखित में कौन सा स्वर समृद्ध स्वर है? तो इसमें से आ, ई, औ, ई, ऐ। इसमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? ई। ये हमारा समृद्ध स्वर है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 124, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। तो मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? जो ट वर्ग होता है, ये आपको अच्छे से याद होगा। क वर्ग ये च वर्ग तालव्य है, प वर्ग ओष्ठ है, त वर्ग दंत है और क वर्ग हमारा क्या है? कंठ है। हिंदी की प्रश्न नंबर 125, हिंदी की ब ध्वनियाँ कौन सी हैं? दंत ध्वनि, ओष्ठ ध्वनि, वत्स्य ध्वनि, तालव्य ध्वनि। तो इसमें ब जो है ये हमारी ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26। तो यहाँ पे
प्रश्न नंबर 26 में निम्नलिखित में दंत ध्वनियाँ हैं क, छ, त, फ। तो इसमें हमारी दंत ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो वो हमारी त है। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंत्योष्ठ है? दंत्योष्ठ। तो प्रश्न नंबर 27 में थ, व, फ, म और व, इसमें दंत ओष्ठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो वो हमारी हैं व। प्रश्न नंबर 128, तो निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? तो मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो वो हमारी हैं ये ट, 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 ठ, ड, ढ, ये हमारी मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। उसके बाद देखिए आप निम्नलिखित प्रश्न नंबर 129 में स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य, ओष्ठ। तो ये हमारा तालव्य हमारी मूर्धन्य श ध्वनि का उच्चारण, स हमारा उस व्यंजन भी होता है। प्रश्न नंबर 130, निम्नलिखित सा व्यंजन पार्श्विक है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? स है, ल है, ज है या य है? इसमें से ल जो है वो हमारा पार्श्विक व्यंजन होता है। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 131 का निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ये बी, ख, पहला छ या ख या त्र या श्र। तो इसमें से एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ये है ख, छठकोड़वा वाला स, छठकोड़वा वाला स। तो प्रश्न नंबर 132, प्रश्न नंबर 132 में य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? तो ये पता है आपको, ना तालव्य है ना ऊष्म है। ये व्यंजन क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। उसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर 133, निम्नलिखित में अर्ध स्वर कौन सा है? निम्नलिखित में अर्ध स्वर कौन सा है? य, प, य, प, छ, ज्ञ। तो यहाँ पे ये जो य है ये हमारे क्या है? अर्ध स्वर है। य, र, ल, व ये हमारे अर्ध स्वर होते हैं। उसके बाद आप देखिएगा इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ये हमारा फ हमारा जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। जबकि छ, ज्ञ, छ, त्रंग, ज्ञ ये तीनों हमारे संयुक्त वर्ण हैं और एक श्रम भी हमारा संयुक्त वर्ण होता है। ठीक है। उसके बाद आप देखिए एक प्रश्न नंबर 135, इसमें निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो इसमें कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो ये ल हमारा पार्श्विक व्यंजन होता है। प्रश्न नंबर 136, प्रश्न नंबर 136 में देखिए आप लोग कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? तो वो हमारा भाषा में पश स्वर है कि अग्र स्वर है कि अग्र विवृत है या पश्च समृत है? तो ये उ हमारा क्या हो जाएगा? पश्च समृत। व का उच्चारण स्थान एक प्रश्न नंबर 133, व का उच्चारण स्थान क्या होगा? 133 का होगा व का उच्चारण स्थान होगा व। प्रश्न नंबर 137 का व का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत ओष्ठ, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ। तो वह हमारा हो जाएगा दंत ओष्ठ। इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा आप लोग। इसके बाद आप देखिए कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? महाप्राण, अल्प प्राण, सघोष, अघोष, उच्चारण स्थान, ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा वर्णमाला या विराम चिन्ह में। तो आप देखिए ध्वनि महाप्राण नहीं है, तो यहाँ पे जो ज है वो महाप्राण नहीं है, जबकि ख, घ, झ ये तीनों ही महाप्राण है, ये महाप्राण नहीं है। तो आपको पता है 24 हमारा महाप्राण है,
और 345 हमारा क्या है, अल्प प्राण है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए किस वर्ग में उच्चारण स्थान कंठ तालु है। प्रश्न नंबर 139 में किस वर्ग में उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ह का, छ का, ओ का, ए का। तो आपको अच्छे से पता है जो ओ कंठ तालु ए, ये मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, तो मैं इसको अभी आपको देख के वापस से बताऊंगी कि यहाँ पे ओ होना चाहिए, पर ये ठीक है, इसको हम देखते हैं बाद में। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन, प्रश्न नंबर 140 में निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन संघर्षी है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। झ, ड, ह, म। तो यहाँ पे जो ह है वो हमारा संघर्षी व्यंजन है। उसके बाद आप देखिए यहाँ से थोड़े विराम चिन्हों के प्रश्न आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए प्रश्न नंबर 181, भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। 181 का है कि भूल सुधारने अथवा शब्द के किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। पहला है अ, फिर ब, फिर सी या डी। इसमें कौन से, इसमें से ये जो कोष्ठक है जो ऐसा होता है वो भूल सुधारने और किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किया जाता है। उसके बाद 82, प्रश्न नंबर 182, विवरण चिन्ह को पहचानिए। विवरण चिन्ह कौन से होते हैं। ए है कि बी है, सी है कि डी है। तो विवरण चिन्ह हमारे होते हैं ऐसे। तो ये हमारा क्या हो गया, विवरण चिन्ह। तो ये हमारा बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 183, पुनरावृत्ति व लाघव चिन्ह को पहचानिए। पुनरावृत्ति व लाघव चिन्ह को पहचानिए। तो ये है ए, बी, सी, डी। इसमें से पुनरावृत्त व लाघव चिन्ह है ये ए। पहला क्या होता है, ऐसे करके दो ऐसे हो जाएगा, ये पुनरावृत्त का है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे शून्य होता है, तो वो लाघव का चिन्ह होता है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 181, तो यहाँ पे पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने किस नाम से अभिविहित किया है। तो यहाँ पे रेखा, ध्वनि, पंक्ति और डी, इसमें से कोई नहीं। तो इसे पाद चिन्ह या रेखा कहते हैं। इस चिन्ह के द्वारा महत्वपूर्ण पंक्तियों को रेखांकित किया जाता है। पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने किस नाम से अभिहित किया है। तो ये रेखा को पाद चिन्ह के नाम से अभिहित किया है। उसके बाद आप देखिए हंस, प्रश्न नंबर 185, प्रश्न नंबर 185, हंस पद किस विराम का एक और नाम है। हंस पद किस विराम का एक और नाम है। तो ये है लोप, अल्प विराम, पूर्ण विराम और त्रुटि विराम। तो हंस पद विराम का एक और नाम है पूर्ण विराम। तो हंस पद याद रखिएगा पूर्ण विराम को ही कहते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 186, तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचानिए। तुल्यता सूचक चिन्ह कौन सा है, ए है कि बी है कि सी है कि डी है। तो आपको अच्छे से पता है कि तुल्यता सूचक चिन्ह हमारा डी है, जो ऐसे होता है बराबर का। उसके बाद देखिए आपका प्रश्न नंबर 187, पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करिए। पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। तो इसमें ए है कि बी है कि सी है कि डी है। तो यहाँ पे आप देखिए जो डी है ये हमारा क्या होता है, पाद बिंदु चिन्ह होता है। प्रश्न नंबर 188, समप्राप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। समप्राप्ति सूचक चिन्ह कौन सा होता है, ए है कि बी है कि सी है कि डी है। इसमें जो ए है ऐसे करके जो ऐसे हैं और या फिर ऐसे डैश, तो ये हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह होता है। उसके बाद आप देखिए
यहाँ पे ये नहीं दिख रहा, ठीक है, इसको हम इसको देखते हैं यहाँ से। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? तो इसमें यहाँ प्रश्न नंबर 191 को देखिए। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? छी तुमने तो नाम ही डुबा दिया। ए। बी है छी तुमने तो नाम भी डुबा दिया। सी है छी तुमने तो नाम ही डुबा दिया। और डी है छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। तो यहाँ पे जो सी है वो हमारा सही है। छी क्योंकि इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगे हैं। तुमने तो नाम ही डुबा दिया, इसमें किसी को कहा जा रहा है, किसी को संकेत किया जा रहा है। फिर अब 192, जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते पहचानिए। जहाँ पे योजक चिन्हों का प्रयोग नहीं करते उसे पहचानिए। तो वहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 192 का योजक चिन्हों के बारे में क्या होता है। दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त होती हैं तो क्या योजक चिन्ह होता है। दूसरा है रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में दो अवयव होते हैं, क्या योजक होता है। उसके बाद जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रिया आए तो क्या योजक होता है। या फिर कर्मधारय समास से बने शब्दों से योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यही हमारा सही है कि कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर 193। 193 में हम क्या है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ए विवरण चिन्ह, बी निर्देशक चिन्ह, सी कोष्टक चिन्ह या डी उपविराम चिन्ह। तो अगर कठिन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए हमें कोष्टक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए तो ये आज का हमारी प्रश्नोत्तरी यहीं पे समाप्त होती है। हमने वर्णमाला से जो है और विराम चिन्हों से 193 PYQ कराए हैं। तो आप इसी को अगर आप अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए, इसके पहले के जो वीडियो हैं वो देख लेंगे तो आपका वर्णमाला और विराम चिन्ह से जो टॉपिक है वो इसके बाहर नहीं जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। आप सबका धन्यवाद।